अपने विद्यार्थियों और श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड, भाग 6, इंग्लैंड की विदेश नीति, भाग 4, इटली से संबंध तथा राष्ट्रसंघ और इंग्लैंड की विदेश नीति की समीक्षा भी हम प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन इटली के साथ जर्मनी के विरुद्ध मित्रता रखने का प्रयास करता था। जब 1922 में मुसोलिनी सत्ता में आया तो ब्रिटेन में उसका स्वागत किया गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्यवाद का जो खतरा, रूस के साम्यवाद से जो खतरा इंग्लैंड के लोग, वहाँ के राजनीतिज्ञ महसूस कर रहे थे, मुसोलिनी उसको रोकने में मदद करेगा, सफल होगा। किंतु इटली के साथ सीधे संघर्ष की स्थिति कभी उत्पन्न इंग्लैंड के द्वारा नहीं की गई, परंतु जब मुसोलिनी ने अबिसिनिया की विजय की कार्यवाही शुरू की, उस समय धमकी और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रयास के साथ अंततः तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण इंग्लैंड के द्वारा किया गया। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व जो ब्रिटेन की विदेश नीति थी वह तुष्टीकरण की नीति थी। दो देशों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जापान के प्रति भी वही नीति थी, उसी प्रकार जर्मनी के प्रति भी नीति उसने अपनाई इंग्लैंड ने, और वही नीति, तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण इंग्लैंड के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इटली के साथ भी किया गया। इंग्लैंड के द्वारा समझौते का भरसक प्रयत्न किया गया तथा अबिसिनिया प्रकरण पर मामले को तय करने के लिए पेरिस में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों की सभा बुलाई, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ में आर्थिक प्रतिबंध का प्रस्ताव किया गया, प्रस्ताव पारित भी हुआ, किंतु बाद में फ्रांस के साथ चर्चा करके फ्रांस भी इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। सॉफ्ट कॉर्नर था उसका भी, इटली के प्रति संबंध ठीक रखना चाहता था, और इंग्लैंड की नीति तो वह थी ही। अतः प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद भी उसे लागू नहीं कराने दिया गया। इस तरह से इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण इंग्लैंड के द्वारा किया गया। 2 जनवरी 1937 को ब्रिटेन और इटली के बीच समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि भूमध्य सागर के किसी देश की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। 1938 में जब ऑस्ट्रिया पर जर्मनी ने अधिकार किया, उस समय इटली ने ब्रिटेन के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। उसको अवसर दिखा इटली को कि इस समय उपयुक्त अवसर है कि इंग्लैंड के साथ संबंध ठीक किया जा सकता है। 16 अप्रैल 1938 को दोनों देशों के बीच एक नया समझौता हुआ। जनवरी 1939 में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन और विदेश मंत्री लॉर्ड हैलिफैक्स मुसोलिनी को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से इटली रोम गए। यद्यपि उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, इटली के साथ समझौता करना चाहते थे, अपनी ओर मिलाना चाहते थे, किंतु वे सफल नहीं हुए। स्पेन का गृह युद्ध जब हुआ तो इटली ने उस पर हस्तक्षेप किया। ब्रिटेन ने यहाँ पर इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया तथा स्पेन के मामले में सीधे हस्तक्षेप न करने या हस्तक्षेप करने से बचने का प्रयास इंग्लैंड करता रहा। ब्रिटेन की इस नीति से इटली और जर्मनी को बल प्राप्त हुआ तथा उन्होंने लगातार हस्तक्षेप किया, यहाँ तक कि इंग्लैंड ने इटली के साथ गुप्त समझौता भी कर लिया और ये मान लिया कि जब तक स्पेन में गृह युद्ध चल रहा है तब तक इटली की सेना स्पेन में रह सकती है, इसको स्वीकार कर लिया। इस तरह से यहाँ पर भी तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण ब्रिटेन ने किया। मुसोलिनी बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह रोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना करना चाहता था तथा भूमध्य सागर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की उसकी इच्छा थी। जिस प्रकार रोमन साम्राज्य था, उसके गौरव से वह बड़ा प्रभावित था और उसी प्रकार का साम्राज्य फिर से स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा थी। किंतु ब्रिटेन के लिए भूमध्य सागर सैनिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण था। वह उसका उद्देश्य अलग था। इस तरह से दोनों के हित परस्पर एक दूसरे से टकराते थे, किंतु उसके बाद भी इंग्लैंड के द्वारा इस तरह की नीति अख्तियार की गई जो इटली को संतुष्ट करने वाली ही रही। मुसोलिनी ने ब्रिटेन को अधिक महत्व न देते हुए हिटलर के साथ आक्रामक संधि कर ली।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के जाके एक तरीके से गुहार लगाने के बाद भी संधि नहीं की और हिटलर के साथ संधि की, जिससे इटली, जर्मनी तथा जापान धुरी राष्ट्र के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में विद्यमान हुए। तो इटली के साथ इस प्रकार इंग्लैंड के संबंध तुष्टीकरण की नीति पर ही आधारित रहे और सीधा विरोध नहीं किया। सिर्फ एक अवसर था, अबिसिनिया पर जब उसने आक्रमण किया था तब राष्ट्र संघ में उसका विरोध इंग्लैंड ने किया, फ्रांस के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रस्ताव लाया, किंतु बाद में उसे लागू नहीं किया गया। इस तरह तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई इटली के प्रति, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध तक इंग्लैंड को ले जाती है। अब हम देखेंगे राष्ट्र संघ एवं ब्रिटेन की क्या स्थिति थी। ब्रिटेन के द्वारा राष्ट्र संघ की गतिविधियों में सक्रियता के साथ भागीदारी की गई थी। ब्रिटेन के द्वारा अपने देश के सैनिकों की संख्या में कमी की गई थी, इस विश्वास के साथ कि अब राष्ट्र संघ हो चुका है, बन चुका है, अब शांति रहेगी विश्व में, तथा वह इस विदेश नीति पर कार्य कर रहा था कि उसे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न करना पड़े और राष्ट्र संघ को इसके साधन के रूप में वह देखता था। वह लगातार प्रयास करता रहा कि उसको युद्ध न करना पड़े और इसका प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड को हुई क्षति। यद्यपि वह विजेता राष्ट्र था, मित्र राष्ट्रों में प्रमुख राष्ट्र था, किंतु युद्ध का अनुभव अत्यधिक विनाशकारी था। विभीषिका को उसने झेला था, इस कारण उसने राष्ट्र संघ का अधिक उपयोग करने का निश्चय किया था। किंतु फ्रांस का राष्ट्र संघ पर इंग्लैंड से भी कहीं ज़्यादा प्रभाव था, इस कारण धीरे धीरे राष्ट्र संघ की ओर इंग्लैंड की रुचि कम होती गई। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की विदेश नीति में तुष्टीकरण की नीति का प्रवेश हुआ, इसलिए राष्ट्र संघ की ज़्यादा आवश्यकता उसको न पड़ी। वह तुष्ट करने के लिए जो क्षेत्र, तीनों शक्तियाँ जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जापान, जर्मनी और अभी इटली पर, उनको संतुष्ट करने के लिए वो जो चाहते थे वो उनको प्रदान करने में उनका सहयोगी होने लगा। इस कारण से ज़्यादा राष्ट्रंग की आवश्यकता उसको महसूस नहीं हुई, किंतु फिर भी राष्ट्रंग का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा था। जापान को संतुष्ट करने की नीति पर उसने कार्य किया था, इस कारण जापान के विरुद्ध राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाने का कार्य ब्रिटेन के द्वारा नहीं किया गया। इसी प्रकार इटली के विरुद्ध भी ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ का इस्तेमाल कम ही किया। अबिसिनिया प्रकरण जैसे मैंने चर्चा की, उस पर अवश्य प्रस्ताव पारित कराया गया था, लेकिन हमने ये भी बताया आपको कि अंत में उसका उपयोग नहीं हुआ, उसको लागू नहीं किया गया। प्रतिबंध लगाया जाना था, आर्थिक प्रतिबंध, किंतु नहीं लगाया गया। जर्मनी के प्रति भी इंग्लैंड की नीति तुष्टीकरण की ही थी तथा जर्मनी के द्वारा की जा रही आक्रामक गतिविधियों की अनदेखी ब्रिटेन के द्वारा की जा रही थी। जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया पर अधिकार किया गया, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार आक्रमण करके किया गया, स्पेन में उसने हस्तक्षेप किया और अंततः पोलैंड पर लगातार हस्तक्षेप किया गया और अंत में आक्रमण भी कर दिया गया। जर्मनी के प्रति ब्रिटेन की जनता, बुद्धिजीवियों तथा सरकार में सहानुभूति का भाव था। इस कारण राष्ट्र संघ में जर्मनी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में ब्रिटेन ने कम ही साथ दिया, जबकि फ्रांस की नीति जर्मनी के प्रति कठोर थी और जर्मनी पर वह लगातार प्रतिबंध लगाना चाहता था। स्वयं में इतनी शक्ति नहीं थी कि सीधे आक्रामक कोई कार्यवाही फ्रांस कर सके, इसलिए वह इंग्लैंड का साथ चाहता था और राष्ट्र संघ के माध्यम से भी जर्मनी को वह नियंत्रित करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड ने उसका साथ नहीं दिया। इस प्रकार तीन प्रमुख आक्रामक देशों के खिलाफ राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के द्वारा कम ही प्रस्ताव लाए गए या उनको कम ही सहमति दी गई, तो राष्ट्र संघ का इस्तेमाल इन तीन देशों को रोकने में जो वो भली प्रकार कर सकता था वह नहीं कर पाया। समीक्षा देख लेते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन की विदेश नीति द्वितीय महायुद्ध के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। उसकी तुष्टीकरण की नीति के कारण तीनों आक्रामक राष्ट्र जिनकी हमने चर्चा की, उसमें जापान, जर्मनी और इटली हैं, ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार अनुचित मांग करते रहे तथा इंग्लैंड के द्वारा उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा और इसी का अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में उपस्थित हुआ। ब्रिटेन ने जितना युद्धों से बचने का प्रयास किया
उसका परिणाम उसे उतना ही युद्ध के पास ले गया। उसकी विदेश नीति में जर्मनी के प्रति मैत्री भाव था एवं सहानुभूति का भाव था। ये सहानुभूति जो थी, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ जो अत्याचार हुआ था, ये ब्रिटेन मानता था। जिस प्रकार से उसे दबाया गया था, क्षतिपूर्ति की राशि उससे प्राप्त की जानी तय की गई थी, उसके देश में सेना रखी गई थी, फ्रांस ने एक बड़ा हिस्सा उससे प्राप्त कर लिया था। इस कारण से ब्रिटेन जर्मनी के प्रति मैत्री का भाव रखता था और सहानुभूति अधिक थी। जापान के प्रति भी उसकी मित्रता का भाव था। हमने चर्चा की थी कि वह रूस को रोकेगा, ऐसा मानता था। जर्मनी के प्रति वैसा भाव था कि जर्मनी रूस को नियंत्रित करेगा, फ्रांस को नियंत्रित करेगा। इस सोच के साथ उसने काम किया, जो कि आगे चलकर गलत सिद्ध हुआ। इटली के प्रति भी इसी प्रकार की सोच थी, जिस पर हमने चर्चा की। उसे क्रमशः युद्ध की ओर इंग्लैंड को ये परिस्थितियां ले जाती गईं, क्योंकि तीनों राष्ट्रों के प्रति जो आक्रामक देश थे, उनके प्रति उदारता की नीति कभी भी सफल नहीं होती। कोई यदि आक्रामक है तो उसको तुष्ट करने का प्रयास कभी भी सफल नहीं होता, चाहे वह युद्धों की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, चाहे सामान्य जीवन में भी आप देखें। कोई यदि दुष्ट व्यक्ति है, आक्रामक व्यक्ति है, तो उसके प्रति यदि आप समझौतावादी रुख अपनाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, उससे आपको भिड़ना ही पड़ता है। तो यही स्थिति यहाँ पर थी। जर्मनी रूस और फ्रांस को नियंत्रित करेगा, ये उसका भाव था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह समझ गलत प्रमाणित हुई। जापान के प्रति ब्रिटेन की नीति कि वह रूस को नियंत्रित करेगा, गलत सिद्ध हुआ। इटली के साथ मैत्री के प्रयास की नीति भी अंततः गलत प्रमाणित हुई। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी वहाँ गए, किंतु उसके बावजूद उसने समझौता किया तो हिटलर से किया, इंग्लैंड से नहीं किया, इटली ने। इस प्रकार ब्रिटेन की विदेश नीति इस काल में असफल सिद्ध हुई तथा युद्ध को रोकने के अपने प्रयास में ब्रिटेन पूर्णतः असफल हुआ। यदि ब्रिटेन के द्वारा फ्रांस, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर दृढ़तापूर्वक जापान, इटली और जर्मनी का विरोध किया गया होता तो निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ का भी समुचित उपयोग ब्रिटेन के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पे इस बात पर भी बात की जा सकती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का समुचित उपयोग ब्रिटेन के द्वारा नहीं किया जा सका था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय बड़ी शक्ति हो चुकी थी और उसका अनुभव भी था ब्रिटेन का कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय मित्र राष्ट्रों की स्थिति लगातार खराब हो रही थी। तब सर्वाधिक सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था और संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष स्थिति इस कारण से भी थी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप की मुख्य भूमि से पूरी तरह से अलग था। सीधे उसकी भूमि पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में जो कुछ विनाश हुआ था वो यूरोपीय राष्ट्रों को झेलना पड़ा था। यद्यपि इंग्लैंड को भी सीधे प्रथम विश्व युद्ध के सीधे नुकसान अपनी भूमि पर तो नहीं हुए थे, किंतु उसका साम्राज्य पूरे विश्व में विस्तृत था, उसके साम्राज्य को अत्यधिक क्षति हुई थी। इस कारण से ब्रिटेन को भी क्षति हुई थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ था, वह सबसे अच्छी स्थिति में था। यदि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ सही ढंग से समझते तो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने साथ लेके ये जो तीन शक्तियाँ थीं, जर्मनी, इटली और जापान की, उनको वह नियंत्रित कर सकता था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का भी समुचित उपयोग नहीं कर पाया ब्रिटेन। फ्रांस जो लगातार उसका साथ देता जर्मनी को नियंत्रित करने में, उसका साथ भी वह नहीं ले पाया। अनावश्यक देशों के पीछे वह घूमता रहा। इटली के लिए उसने प्रयास किया जो उसका कभी मित्र नहीं हुआ। जहाँ जहाँ भी इन्होंने आक्रामक गतिविधियाँ की उन स्थानों पर उसे मिलकर कार्य करना था, वह नहीं कर पाया। रूस के साथ भी साम्यवाद का उसे भारी डर था और उसी डर के कारण रूस के साथ कभी भी पूरे इस काल में उसने मित्रता पूर्ण व्यवहार नहीं किया। इस बात को रूस के राजनीतिज्ञ भी जानते थे, इस कारण कभी भी उसके साथ समझौता नहीं हो पाया। और जब तक उसको समझ में आया, जब उसने जर्मनी के साथ संधि कर ली रूस ने, तब जाकर इंग्लैंड को ये बात समझ में आई कि अब समस्या है और उसने प्रयास किया। और अंत में जब जर्मनी और रूस में युद्ध प्रारंभ हो गया, तब कहीं जाकर इंग्लैंड के साथ रूस की मैत्री हुई, जिसको बहुत बाद में इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ समझ पाए थे। इस तरह इस काल में इंग्लैंड की विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही
तुष्टीकरण की नीति पूर्णतः असफल सिद्ध हुई।